Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today in this video lecture we are going to discuss chapter number 12 of class 10th, and the name of the chapter will be coordination and control. So what is coordination and control? Coordination and control है क्या? कोऑर्डिनेशन बेसिकली आपके पास रिलेट करता है कि कोई भी चीज़ आपके पास मिल के काम करे। कोऑर्डिनेट करना मतलब मिल के काम करना, एंड कंट्रोल मींस काबू पा लेना, यानी कि मिल के काम करना और चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, यानी द टिश्यूज़ एंड द ऑर्गन्स इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं और वो ऑर्गन्स हैं आपके पास, वो कभी भी अकेले काम करना पसंद नहीं करते, या वो अकेले काम नहीं करते। ये हमेशा वर्क करते हैं टुगेदर ताकि वो पर्टिकुलरली एक टास्क परफॉर्म कर सकें होल एक बॉडी के लिए। आई विल रिपीट इट अगेन कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल क्या है। कोऑर्डिनेशन मीन्स मिल के काम करना और कंट्रोल मीन्स काबू पा लेना, यानी ऐसा काम जिसको मिल के किया जाए और काबू यानी कंट्रोल करने वाला कोई एक स्पेसिफिक सेंटर हो। ठीक है, तो बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, वो कभी भी अकेले काम नहीं करते। ठीक है, वो हमेशा काम करते हैं मिल के, ताकि वो पूरी एक बॉडी के लिए एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर सकें। ठीक है, मींस जब ये कोई भी टास्क परफॉर्म हो रहा होगा तो ये जो एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है, ये कोऑर्डिनेटेड होंगी। और कोऑर्डिनेशन हमें इनेबल करता है एक ऑर्गेनिज्म को कि वो रिस्पॉन्ड कर सके व्हाट हैपनिंग अराउंड इन द सराउंडिंग। यानी कि बेसिकली आपके पास जो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो अकेले काम नहीं कर सकते, उन्हें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है और वो कोऑर्डिनेशन करके ही काम करते हैं। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे समवन इज़ राइटिंग, एक कोई भी पर्सन है जो राइट कर रहा है, तो राइट करते हुए जब वो पेंसिल को अपने हैंड में ग्रिप करेगा तो उसके मसल्स काम कर रहे हैं। ठीक है, उसकी फिंगर्स भी साथ में उसके साथ कोलैबोरेट कर रही हैं। ठीक है, फिंगर्स कोलैबोरेट कर रही हैं, साथ साथ उसकी आइज़ भी काम कर रही हैं, द ब्रेन यानी थॉट्स भी काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये बड़ी जब ये सारे फंक्शंस ऑल टुगेदर कंबाइन होते हैं तो बड़ी इंट्रिकेट मूवमेंट रिजल्ट होती है इसके नतीजे में। यानी कि ये एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की। इसमें आपने देखा कि ना सिर्फ आंखें, दिमाग और हाथ काम कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ आपका ये सारा कोलैबोरेशन के थ्रू काम हो रहा है और एट द सेम टाइम काम हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि पहले आप देख रहे हैं, ठीक है, फिर लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये ऑल टू ऑल कंबाइन वर्क हो रहा है। ठीक है, ऑल टू ऑल जो कंबाइन वर्क हो रहा है, इससे बड़ी इंट्रिकेट मूवमेंट परफॉर्म हो रही है जो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल के अंदर आ रही है। यानी कि आपके पास ये होल बॉडी है, ये कोऑर्डिनेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करती है। यानी एक मसल दूसरे मसल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ काम करेगा और एक पर्टिकुलरली टास्क परफॉर्म किया जाएगा जो होल बॉडी का टास्क कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह वन फेमिलियर एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन इज द वे इन विच मसल वर्क टुगेदर ड्यूरिंग मूवमेंट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं मूवमेंट की। व्हेन अ प्लेयर रन्स टू कैच अ बॉल, जब कोई भी एक प्लेयर होगा रन करेगा एक बॉल को कैच करने के लिए, ठीक है, तो ही यूजेस हंड्रेड्स ऑफ मसल्स टू मूव हिज आर्म। यही सी बात है, बॉल आ रही है जिसको वो कैच कर रहा है, तो उसके हंड्रेड्स ऑफ मसल्स काम कर रहे होंगे उस बॉल को कैच करने के लिए। साथ ही साथ में वो क्या कर रहा होगा, अपने आर्म्स को मूव करवा रहा होगा, लेग्स को मूव करवा रहा होगा, बैक को मूव करवा रहा होगा। हिज नर्वस सिस्टम यूजेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज सेंस ऑर्गन एंड कोऑर्डिनेट दीज मसल। क्या होता है कि आपके पास जो प्लेयर होता है वो रन कर रहा होता है ताकि वो एक बॉल को कैच कर सके, तो वो अपने थाउजेंड्स ऑफ मसल्स को यूज़ करता है या हंड्रेड्स ऑफ मसल्स को यूज़ करता है। ठीक है, अपने आर्म्स, लेग्स और बैक को मूव करवाने के लिए। ठीक है, और उसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो इस इंफॉर्मेशन को सेंस ऑर्गन से कोऑर्डिनेट करवाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ड्यू टू दिस कोऑर्डिनेशन क्या होगा, मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं एक करेक्ट सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, और साथ में पावर जनरेट होती है और लेंथ ऑफ टाइम का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। बट दैट इज़ नॉट ऑल। अब बट डूइंग सच एक्टिविटीज़ सिर्फ और सिर्फ उसके मस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, लेग्स और आपके बैक मसल्स इन्वॉल्व नहीं, साथ साथ आपके
दूसरे ऑर्गन्स में ब्रीथिंग आ जाता है, हार्ट रेट आ जाता है, वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ब्लड प्रेशर उस हिसाब से क्या होता है, एडजस्ट होता है जब वो रन कर रहा होता है। और एक्स्ट्रा जो हीट बॉडीज होती है वो एट द सेम टाइम क्या हो रही होती है, रिमूव हो रही है। तो ऑल इतने ज़्यादा मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहे होते हैं when a person is running to catch a ball, means there is some coordination between one muscle to the other, one organ to the other, ठीक है। आपके हर organs, आपके हर muscles, bones एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर टास्क क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें। तो वो आपकी टर्म क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। दोबारा रिपीट करता हूँ इस बात को क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस चैप्टर के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में। तो मैं रिपीट करता हूँ कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, मिल के काम करना, ठीक है। और कंट्रोल का मतलब होता है काबू पा लेना, ठीक है। तो ऑल टू ऑल मिल के जब एक बॉडी एज अ होल ऑर्गन मिल के काम कर रहे होते हैं तो ब्रेन उनको क्या करता है, काबू करता है, ठीक है। यानी कि ऑल टू ऑल आपकी बॉडी का मिल के काम करना और स्पेसिफिकली एक होल बॉडी के लिए फंक्शन परफॉर्म करना क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कहलाता है। हमारी बॉडी में टिश्यूज और ऑर्गन्स, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी है उसके अंदर कभी भी अकेले काम नहीं करते, वो मिल के कोई भी टास्क एक बॉडी के लिए परफॉर्म करते हैं। और ये जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वो कोऑर्डिनेटेड होती हैं, ठीक है। और ये जो कोऑर्डिनेशन होती है ये हमें इनेबल करती है ऑर्गेनिज्म को, या हमें इनेबल करती है ताकि हम रिस्पॉन्ड कर सकें टू हैपनिंग व्हाट हैपनिंग इन द सराउंडिंग। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन इंटरलिंक होता है डिफरेंट ऑर्गन्स और मसल्स का एक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम राइट कर रहे हैं तो हम अपनी विजन को भी यूज़ कर रहे हैं, हम अपने थॉट्स को भी यूज़ कर रहे हैं, हम अपने हैंड को भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपनी फिंगर्स को भी यूज़ कर रहे हैं और मसल्स को भी यूज़ कर रहे हैं ताकि मिल के एक इंट्रिकेट मूवमेंट परफॉर्म हो सके और एक स्पेसिफिक राइटिंग टास्क परफॉर्म हो सके। इसी तरह कोई भी पर्सन रन करता है एक बॉल को कैच करने के लिए तो ना सिर्फ वो अपनी आंखें यूज़ करता है कि स्पेसिफिकली इस स्पीड से मुझे रन करना होगा, तो ये जो थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं और साथ साथ वो अपने हैंड, लेग और बैक को मूव करवा के जो रन कर रहा होगा, रन करते हुए उसकी हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट और ब्लड प्रेशर जिस तरह एडजस्ट हो रहा है, बॉडी से हीट जिस तरह ही एक्सक्रीट आउट हो रही है, ये ऑल मैकेनिज्म कोऑर्डिनेटेड है। ये तमाम मैकेनिज्म कोऑर्डिनेटेड है पर्टिकुलरली वन यूनिट बॉडी के अंदर, ठीक है। इस कोऑर्डिनेशन को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। यानी कि ऑल टू ऑल ये सारा मैकेनिज्म क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। यानी कि इस चीज़ को आप अपने कंसेप्ट में बिठा लें कि बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन इंडिविजुअली कोई टास्क परफॉर्म नहीं करता, उसके साथ वेल टू वेल कोलैबोरेशन होती है और दूसरे ऑर्गन्स की, दूसरे मसल्स की वो कोलैबोरेट करते हैं तो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म होता है। जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की तो हमारे पास दो टाइप्स आती हैं कोऑर्डिनेशन की। पहली कोऑर्डिनेशन की क्या टाइप है, नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रोट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम। तो पहली टाइप है आपके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन, जिसको कौन ब्रोट अबाउट कर रहा है, नर्वस सिस्टम ब्रोट अबाउट कर रहा है, ठीक है। यानी कि पहली कोऑर्डिनेशन हमें क्लियर होगी कि आपके पास पहली कोऑर्डिनेशन है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आ जाता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी आ जाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपके पास बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो बॉडी के अंदर मैकेनिज्म परफॉर्म किया जाता है। ये आपके पास बेसिकली फर्दर अगर हम कहें कि ये आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज लाइक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम वगैरह में क्या होता है, कैटेगराइज होता है। यानी कि आपके पास जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है जिसको ब्रोट अबाउट नर्वस सिस्टम करता है, तो नर्वस सिस्टम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की आगे दो कैटेगरीज आती है जिनमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनोमियल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आ जाता है आपके पास, और दूसरा आपके पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है। अलॉन्ग विद रिफ्लेक्स एक्शन भी इसी के अंदर ही स्टडी किया जाता है। उसके बाद आ जाता है केमिकल कोऑर्डिनेशन ब्रोट अबाउट बाय ग्लैंड्स, दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है, वो कौन ब्रॉट अबाउट करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी कि हमें पता चल गया दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती है। पहली कोऑर्डिनेशन क्या होती है आपके पास, नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है जिसको ब्रॉट अबाउट नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है। दूसरी कोऑर्डिनेशन होती है जिसको ब्रॉट अबाउट कौन करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स करते हैं। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन एक्शन क्या होता है। देखिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन एक्शन होता है उसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहला कंपोनेंट स्टिमुलाई होता है, दूसरा रिसेप्टर होता है, उसके बाद कोऑर्डिनेटर्स होता है तीसरा, फिर अफेक्टर होता है और तीसरा रिस्पॉन्स होता है।
देखें स्टिमुलाई है क्या आपके पास, स्टिमुलाई को डिफाइन कैसे किया जाएगा। देखें स्टिमुलाई को अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन के अंदर या कुछ वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन किया जाए तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट। तो जो चेंज होगा इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, उसको क्या नाम देंगे, स्टिमुलाई का नाम देंगे। यानी इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज होगा जो एक ह्यूमन को प्रोवोक करेगा कि वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके, वो क्या कहलाता है, स्टिमुलाई। यानी एनी चेंज इन इन्वायरमेंट कि एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंज जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स पैदा हो सके या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पॉन्स पैदा हो सके, वो आपके पास क्या कहलाता है, स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई दो तरह का होता है, एक इंटरनल स्टिमुलाई होता है और एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है। देखिए इंटरनल जो स्टिमुलाई होता है वो इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है और इनसाइड द सेल भी हो सकता है जिससे बॉडी मिलकर बनी है। और एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या होता है, जो आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है और आउटसाइड द सेल भी हो सकता है। दोबारा रिपीट करता हूँ, जो स्टिमुलाई होता है वो आपके पास दो तरह का होता है, एक इंटरनल स्टिमुलाई होता है और एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है। इंटरनल स्टिमुलाई सेल के अंदर भी हो सकता है और आपके पास एक बॉडी के अंदर भी हो सकता है। फिर आता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई, आपकी बॉडी से बाहर भी हो सकता है और सेल से बाहर भी हो सकता है, ठीक है। स्टिमुलाई भी फर्दर डिटेक्टेबल भी होते हैं और नॉन डिटेक्टेबल भी होते हैं। जैसे अगर हम डिटेक्टेबल की बात करें तो आपके पास टच आ जाता है, स्मेल आ जाता है, आपके पास टेम्परेचर आ जाता है, लाइट आ जाता है, प्रेशर आ जाता है। ये तमाम जो स्टिमुलाइज होते हैं ये डिटेक्टेबल होते हैं। और नॉन डिटेक्टेबल स्टिमुलाइज के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब, रेडिएशंस, ये तमाम वो स्टिमुलाइज होते हैं जो डिटेक्टेबल नहीं होते, ठीक है। तो ये आपके पास इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि स्टिमुलाई क्या है। स्टिमुलाई इट इज़ डिफाइंड एज एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट विच कैन प्रोवोक अ रिस्पॉन्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी तब्दीली जिसकी वजह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पॉन्स प्रोवोक हो सके, पैदा हो सके, ऐसा अफेक्ट आपके पास स्टिमुलाई कहलाता है, ऐसा चेंज स्टिमुलाई कहलाता है। स्टिमुलाई दो तरह का होता है, इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है, ठीक है। इंटरनल होगा तो आपके पास सेल के अंदर भी हो सकता है और इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है, और एक्सटर्नल होगा तो आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है और आउटसाइड द सेल भी हो सकता है। अब आप इसको फर्दर अगर डिटेल में लेके जाएं तो कुछ स्टिमुलाइज डिटेक्टेबल होते हैं और कुछ डिटेक्टेबल नहीं होते। जैसे कि आपके पास स्टिमुलाई में टच आ जाता है, स्मेल आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, लाइट आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, ठीक है। ये तमाम स्टिमुलाइज जो होते हैं आपके पास डिटेक्टेबल स्टिमुलाइज होते हैं और कुछ नॉन डिटेक्टेबल स्टिमुलाइज होते हैं जिनमें माइक्रोब्स आ जाता है। उसके बाद फर्दर आपके पास रेडिएशंस आ जाते हैं। तो ये वो स्टिमुलाइज होते हैं जो डिटेक्टेबल नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट आप अपने एक्शन की बात करेंगे। स्टिमुलाई से नेक्स्ट जो कंपोनेंट आएगा वो आपके पास आएगा रिसेप्टर। अब रिसेप्टर बेसिकली एक ऑर्गन भी हो सकता है, एक टिश्यू भी हो सकता है और एक सेल भी हो सकता है, जो क्या करेगा, विच आर पर्टिकुलरली बिल्ड टू डिटेक्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ stimuli. Basically these are those tissues or cells or organs that detect particular type of stimuli. Basically ये आपके पास रिसेप्टर्स कैटेगोरिकली डिवाइड होते हैं अपने टास्क के अंदर, इसलिए हर रिसेप्टर अपना डिफरेंट स्टिमुलाई एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे आपके पास ईयर होगा तो वो साउंड वेव्स को डिटेक्ट कर सकता है, लाइट होगी तो वो विजन को डिटेक्ट कर पाएगी। इस तरह हर बॉडी के अंदर डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं जो अपने अपनी स्पेशल टाइप ऑफ स्टिमुलाइज को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास, जैसे आप मोर ओवर बात करें, केमिकल्स एयर्स में मौजूद हैं, ठीक है, वो कौन डिटेक्ट करेगा, आपके पास नोज रिसेप्टर डिटेक्ट करेगा। जो ये चीज़ आप अपने कंसेप्ट में क्लियर कर चुके हैं। नाउ देखें इस चीज़ को, ये भी देखें कि आप अगर हम देखें जो स्टिमुलाई होते हैं वो महदूद नहीं होते ऑर्गन, टिश्यूज और सेल के लिए। देखें फर्दर हम कैटेगोरिकली इसको आगे डिवाइड भी करते हैं कि बॉडी के अंदर कई तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, हर रिसेप्टर अपना स्टिमुलाई एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। जैसे आपके पास आई हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया आपके पास, ठीक है, टोंग हो गया, ठीक है।
और उसके पास स्कल हो गया, ठीक है। तो ये हर ऑर्गन जो होगा वो अपना स्पेशल क्या करेगा, स्टिमुलाई क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और ये तमाम जितने मैंने आपको नेम रिकॉल किए, आई, ईयर, नोज, टोंग, स्कल, ये तमाम जो आपके पास रिसेप्टर्स होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं सेंसरी न्यूरॉन के साथ। तो ये ब्रेन के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ आपके पास इस चीज़ को कि स्टिमुलाई क्या होता है, एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट जो प्रोवोक करता है बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स को। दो तरह का आपके पास स्टिमुलाई होता है, एक इंटर स्टिमुलाई होता है और एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है। इंटरनल स्टिमुलाई सेल के अंदर भी हो सकता है और इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है, और एक्सटर्नल स्टिमुलाई सेल से बाहर भी हो सकता है, बॉडी से बाहर भी हो सकता है। और कुछ स्टिमुलाई डिटेक्टेबल होते हैं और कुछ स्टिमुलाई डिटेक्टेबल नहीं होते, जैसे कि आपके पास प्रेशर हो गया, आपके पास टेम्परेचर हो गया, टच हो गया, स्मेल हो गया, प्रेशर हो गया, ये डिटेक्टेबल है। और नॉन डिटेक्टेबल में प्रेशर ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स आ जाता है, आपके पास रेडिएशन आ जाता है, ये स्टिमुलाई नॉन डिटेक्टेबल होते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो एक्शन आता है, रिसेप्टर आता है। रिसेप्टर वो ऑर्गन्स, वो टिश्यूज होते हैं जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आपके पास ईयर हो गया, साउंड वेव्स को डिटेक्ट करेगी, और ईयर आइज होंगी, लाइट को डिटेक्ट करेंगी। इसके बाद आपके पास वो आ जाएगा आपके पास केमिकल्स, और एयर में जो मौजूद होंगे उनको नोज डिटेक्ट करेगा। तो आई, ईयर, नोज, टंग और स्कल जो भी है आपके पास रिसेप्टर्स, ये कनेक्ट होते हैं सेंसरी न्यूरॉन के साथ, जिससे ब्रेन को क्या किया जाता है, मैसेज नर्व इम्पल्सिस के थ्रू क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। तो जब ब्रेन की तरफ मैसेज जाता है सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, तो नेक्स्ट जो एक्शन कहलाता है वो कोऑर्डिनेशन कहलाता है या कोऑर्डिनेटर्स कहलाता है। जो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं कौन से हैं, कोऑर्डिनेटेड सेंटर होता है क्या, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आर दोज ऑर्गन्स जिनको हम क्या नाम देते हैं, आपके कोऑर्डिनेटर्स का नाम दिया जाता है। अब क्या होता है बेसिकली इसके अंदर, इट रिसीव इंफॉर्मेशन, ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, प्रोसेस करेगा, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। बेसिकली क्या करता है, ये पावर हाउस होता है जो कंट्रोल करता है ऑल द एक्टिविटीज़ को, ठीक है। जैसे मैं इस चीज़ को दोबारा क्लियर कर चुका हूँ कि जो कोऑर्डिनेटेड सेंटर है वो आपके पास इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर उससे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर कर चुके हैं कि ये कंट्रोल हाउस है ऑल एक्टिविटीज़ का, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटेड सेंटर या कोऑर्डिनेशन सेंटर है क्या, या कोऑर्डिनेटर्स हैं क्या, दीज आर द ऑर्गन्स that receive information from the receptors and send message to the particular organ for proper action। फिर वो पर्टिकुलर उस ऑर्गन को पैगाम देगा कि वो क्या परफॉर्म करे, एक्शन परफॉर्म करे। यानी कि कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं, दीज आर दोज ऑर्गन्स, ये बेसिकली वो ऑर्गन्स हैं जो कि रिसेप्टर से आपके पास क्या लेंगे, इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। ब्रेन उसको रिसीव करने के बाद क्या करेगा, चेक करेगा, चेक करने के बाद उससे क्या प्रोड्यूस करवाएगा, रिस्पॉन्स। और ये मैसेज किसको भेजेगा, सेंड पर्टिकुलर मैसेज टू पर्टिकुलर ऑर्गन कि वो अपना प्रॉपर एक्शन क्या कर सके, परफॉर्म कर सके, ठीक है। जैसे इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कोऑर्डिनेटर, दे रिसीव इंफॉर्मेशन एंड सेंड मैसेज थ्रू न्यूरॉन इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सिस। जैसे अगर हम बात करें कि आपके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन की, तो इसके अंदर आपके पास दो बेसिक कंपोनेंट्स आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दो कोऑर्डिनेटर्स हैं। ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेंगे और मैसेज के फॉर्म में न्यूरॉन से नर्व इम्पल्सिस जनरेट करेंगे, नर्व इम्पल्सिस को ट्रैवल करवाएंगे और अपने रिस्पॉन्स को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें केमिकल कोऑर्डिनेशन की, तो आपके पास ऐसे कई ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, ठीक है। जब ये रिसीव इन्फॉर्मेशन, जो ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करेंगे वो इन फॉर्म ऑफ केमिकल्स करेंगे, ठीक है। और जब केमिकल्स इन फॉर्म ऑफ वेरियस केमिकल्स ये रिसीव करेंगे इन्फॉर्मेशन के, तो मैसेज को सेंड करेंगे, ठीक है। और बाय सिक्रेटिंग पर्टिकुलर हार्मोन्स इन द ब्लड, फिर वो मैसेज पैगाम पहुंचाएंगे, भाई फलां तरह का हार्मोन है, इसको क्या कर दिया जाए, ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या कर दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए। तो कोऑर्डिनेटर्स को डिस्कस कर चुके हैं। कोऑर्डिनेटर्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं रिसेप्टर से और पर्टिकुलर ऑर्गन्स तक उस पैगाम को पहुंचाते हैं ताकि वो
अपना एक्शन परफॉर्म कर सके। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो कोऑर्डिनेटर हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर्स हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और न्यूरॉन्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन को नर्व इम्पल्सिस की फॉर्म में क्या करवाते हैं, ट्रैवल करवाते हैं। अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे तो केमिकल कोऑर्डिनेशन ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेंगे इन फॉर्म ऑफ केमिकल्स और पर्टिकुलर ऑर्गन्स को कहेंगे कि वो अपने हार्मोन्स को सिक्रीट कर दे, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन को तो केमिकल्स की फॉर्म में रिसीव कर लेंगे। जब ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर लेंगे तो फिर वो हार्मोन्स को ग्लैंड्स को कहेंगे वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ अपना हार्मोन को ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या कर दे, सिक्रीट कर दे। जैसे जब बॉडी के अंदर मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं, अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो ग्लूकोज के अंदर जब ब्लड एक अपना पैगाम भेजेगा ब्रेन की तरफ, ठीक है। ब्रेन अपना पैगाम रिस्पॉन्स किस तरफ लेके जाएगा, आपके पास ग्लैंड की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। और ग्लैंड लंग्स की तरफ लेके पेंक्रियाज की तरफ लेकर जाएगा और पेंक्रियाज अपना एक हार्मोन सिक्रीट करेगा जिसका नाम है इंसुलिन, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को क्या कर देगा, कम कर देगा। यानी कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल रिस्पॉन्स है, ठीक है, जो प्रोड्यूस हुआ है इंसुलिन, जो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को क्या कर देगा, कम कर देगा। फिर बात करते हैं अफेक्टर्स की। अफेक्टर्स क्या करेंगे, अफेक्टर्स बेसिकली रिसीव करेंगे मैसेज को कोऑर्डिनेटर से और प्रोड्यूस करेंगे रिस्पॉन्स। अफेक्टर्स क्या करेंगे, दीज विल रिसीव द इंफॉर्मेशन और दीज आर दोज मसल्स या these are those body parts which receive information from coordinators and produce particular type of response। यानी कि ये response produce करेंगे against the stimuli, जो stimuli उनको मिलेगा उसके against क्या पैदा करेंगे, response produce करेंगे, ठीक है। जैसे न्यूरॉन कैरी मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू मसल्स एंड ग्लैंड, यानी कि न्यूरॉन जो होगा वो मैसेज को कैरी करेगा कोऑर्डिनेटर से मसल्स और ग्लैंड्स तक, जब ये इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस चीज़ को देखें, क्या होगा कि इन द केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होगा, हार्मोन्स कैरी करेंगे मैसेज को फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स टू पर्टिकुलर टारगेट टिश्यू, जो अफेक्टर के तौर पे क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हार्मोन्स हो गए, नेफ्रॉन्स हो गए, ये अफेक्टर के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास सिमिलरली बोन्स एंड लिवर्स होते हैं, ठीक है, एक्ट एज अफेक्टर्स ऑफ मैनी हार्मोन्स। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में आप क्लियर कर लें कि अफेक्टर्स क्या होते हैं। दीज आर दोज बॉडी पार्ट्स विच रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर्स, यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से, या आपके पास केमिकल्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन, अगर हार्मोन्स की बात हो रही है तो वो इंफॉर्मेशन केमिकल्स की फॉर्म में ब्रेन से क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, ठीक है। और पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, ठीक है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाएंगे। यानी कि अफेक्टर्स का काम क्या है, बेसिकली वो आपके पास इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं कोऑर्डिनेटर्स के और पर्टिकुलर टाइप ऑफ वो रिस्पॉन्स क्या करवाते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं। जैसा कि इन नर्वस कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन्स करते हैं, न्यूरॉन्स कैरी करते हैं मैसेज को फ्रॉम कोऑर्डिनेटर, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेते हैं पर्टिकुलर मसल और ग्लैंड्स तक, उसको क्या करते हैं, पैगाम को पहुंचाते हैं और वो मसल और ग्लैंड पर्टिकुलरली अफेक्टर के तौर पे एक्ट करते हैं। जैसे कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन हो गया, ठीक है, ये पर्टिकुलर, जिस तरह पेंक्रियाज के अंदर आपके पास पेंक्रियाज एक ग्लैंड है जो अफेक्टर के तौर पर एक्ट करेगा, जिसके अंदर आपके पास ग्लूकागोन और इंसुलिन क्या एक्ट करेंगे, एज अ रिस्पॉन्स एक्ट करेंगे, विच एक्ट एज अफेक्टर। तो उसके बाद नेक्स्ट रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो बेसिकली अफेक्टर ने जो टास्क कोऑर्डिनेटर से लिया होगा उसको इन फॉर्म ऑफ एक्शन जब परफॉर्म किया जाएगा, आफ्टर कोडिंग द मैसेज, आफ्टर रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर, उसको क्या कहा जाएगा, रिस्पॉन्स कहेगा। कि आइदर अगर आप हॉट चीज़ को हाथ लगा रहे हैं तो आप अपने हाथ को पुल बैक कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह जो सनफ्लावर होगा वो लाइट की तरफ अपने फेस को क्या कर लेगा, टर्न कर लेगा, यानी सनफ्लावर और मूवमेंट होगी फ्लावर की टुवर्ड्स लाइट, ठीक है। तो ये चीज़ ये रिस्पॉन्स आपने हॉट चीज़ों से हाथ पीछे कर लिया तो ये रिस्पॉन्स कहलाता है। बेसिकली जो मैसेज होता है जो कोऑर्डिनेटर से आप क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। यानी कि कोऑर्डिनेशन दो तरह की परफॉर्म होती है बॉडी के अंदर, एक होती है इन फॉर्म ऑफ न्यूरॉन्स और नर्व इम्पल्सिस की फॉर्म में, और दूसरा केमिकल्स और हार्मोन्स की फॉर्म में क्या होती है, इंफॉर्मेशन कैरी होती है।
नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम होता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर आपके पास दो तरह के सिस्टम आते हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है, वाइल जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है कंसिस्ट करता है नर्व्स पर मुश्तमिल होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइव होती हैं और स्प्रेड करती हैं पूरी बॉडी पार्ट्स के अंदर। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करवाने के जिम्मेदार होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम को डिस्कस करते हैं, जिसे नर्व सेल और न्यूरॉन कहा जाता है। बेसिकली हर एक बॉडी के हर एक ऑर्गन का अपना एक फंक्शनल यूनिट होता है। जैसे एक होल बॉडी की बात करें तो उसका फंक्शनल यूनिट सेल है। अगर हम किडनी की बात करें तो उसका फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है। इसी तरह लंग्स की बात करें तो उसका फंक्शनल यूनिट एल्वेलाई है। इसी तरह जब हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स उसका फंक्शनल यूनिट है। न्यूरॉन्स क्या करते हैं, बेसिकली ये वो सेल्स होते हैं जो आपके पास कंडक्ट करवाते हैं नर्व इम्पल्सिस को फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर टू अफेक्टर। बेसिकली रिसेप्टर जब स्टिमुलाई को एक्सेप्ट करते हैं तो रिसेप्टर से जो पैगाम कोऑर्डिनेटर्स की तरफ जाता है और कोऑर्डिनेटर से अफेक्टर से फिर रिस्पांस प्रोड्यूस होता है। तो ये सारा काम किसके जिम्मेदारी होता है, न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स वो सेल होते हैं जो बेसिकली कंडक्ट करवा रहे हैं, कंडक्ट का मतलब ट्रैवल करवा रहे हैं अपने अंदर नर्व इम्पल्सिस को। नर्व इम्पल्सिस क्या होती हैं, बेसिकली ये होती हैं वेव्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज जो अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन्स ट्रैवल करती हैं, ठीक है। तो इसमें छोटी सी बात करते हैं, पहले डायग्राम को देखते हैं ताकि मोर क्लियर हो सके कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये आपके पास पूरा जो स्ट्रक्चर है बेसिकली न्यूरॉन का है और नर्व सेल का है। बेसिकली ये फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। अब नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स क्या होते हैं, बेसिकली न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स क्या होते हैं, दीज आर द पहले एक और चीज़ क्लियर कर दूं, जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है वो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है, एज वेल एज न्यूरोलॉजिकल सेल्स पर भी मुश्तमिल होता है। और न्यूरॉन्स होते क्या हैं, बेसिकली न्यूरॉन्स ये पूरा आपके पास न्यूरॉन है जो फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। अब न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। बेसिकली ये स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो क्या करते हैं, कंडक्ट करवाते हैं नर्व इम्पल्सिस को। यानी कि इम्पल्स इससे क्या करता है, नर्व इम्पल्स इनसे पास करता है, ठीक है। यानी कि अफेक्टर की तरफ जाता है, रिसेप्टर से अफेक्टर की तरफ जाता है। यानी कि बेसिकली रिसेप्टर से कोई भी स्टिमुलाई आया, ठीक है, नर्व इम्पल्सिस की फॉर्म में वो ब्रेन की तरफ जाएगा, ठीक है। उनको न्यूरॉन्स ट्रैवल करवाएंगे, ठीक है। फिर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जिसे कोऑर्डिनेटेड सेंटर कहा जाता है उससे अफेक्टर की तरफ जाएगा। यानी अगर टू द पॉइंट अगर एक लाइन में इस डेफिनेशन को डिफाइन किया जाए तो हम इसे कहेंगे कि दीज आर दो स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट कंडक्ट नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर्स एंड कोऑर्डिनेटर टू इट्स अफेक्टर। इन दिस वे वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं ईच अदर से और बॉडी सेल से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ठीक होगी बात। अब यहां तक बात क्लियर होने के बाद अब बात करते हैं, डेफिनेशन क्लियर हो गई और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, हमें ये भी बात क्लियर होगी। अब आगे बात करते हैं कि तीन कंपोनेंट्स यहाँ पे हाईलाइट हुए हैं, सेल बॉडी, डेंड्रॉइड्स और एक्सॉन्स। सेल बॉडी क्या है, ठीक है, डेंड्रॉइड्स क्या है और आपके पास एक्सॉन्स क्या हैं, आए डायग्राम के अंदर देखते हैं। देखें आपके पास ये जो पूरा एरिया है ये आपके पास सेल बॉडी कहलाता है। इस सेल बॉडी के अंदर आपके पास एक डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा और साइटोप्लाज्म मिलेगा। यानी न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ अ न्यूरॉन इज लोकेटेड विद इन द सेल बॉडी, ठीक है। अब ये डिफरेंट जो आपके पास न्यूरॉन्स होते हैं इनके अंदर सेल बॉडी कन्फर्म होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस और आपके पास साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। अब ये साइड पे जो आपके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है या फाइब्रिक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये क्या करते हैं, नर्व इम्पल्सिस को रिसीव करते हैं। यानी कि डिफरेंट प्रोसेसेस एक्सटेंड आउट फ्रॉम द सेल बॉडी, दीज आर कॉल्ड एज डेंड्रॉइड्स एंड एक्सॉन्स। बेसिकली ये डेंड्रॉइड्स हैं और ये एक्सॉन्स हैं। एक्सॉन्स नर्व इम्पल्सिस को बॉडी से अवे लेके जाते, न्यूरॉन से अवे लेके जाते हैं और डेंड्रॉइड्स नर्व इम्पल्सिस को टुवर्ड्स द सेल बॉडी लेकर आते हैं। तो डेंड्रॉइड्स क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्सिस को टुवर्ड्स द सेल बॉडी। ये डेंड्रॉइड्स हैं जो थ्रेड लाइक या आप कह सकते हैं फाइब्रिक लाइक स्ट्रक्चर है, ये कंडक्ट करेंगे नर्व इम्पल्सिस को टुवर्ड्स द सेल बॉडी यानी साइटोप्लाज्म की तरफ और सेल की तरफ लेकर आएंगे।
जाएंगे। और यहाँ से सेल बॉडी से नर्व इम्पल्सिस का अवे जाना किसकी जिम्मेदारी होती है? एक्सॉन्स की जिम्मेदारी होती है। यानी कि यहाँ तक हमें पता चल गया कि जो आपके पास एक न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन है क्या? न्यूरॉन्स आर दो स्पेशलाइज्ड सेल जो कंडक्ट करते हैं आपके पास नर्व इम्पल्सिस को फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर एंड कोऑर्डिनेटर टू इट्स अफेक्टर। इन दिस वे वो क्या करते हैं? कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद आपके पास न्यूरॉन के अंदर एक सेल बॉडी आती है जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। फिर डेंड्राइट्स आ जाते हैं और एक्सॉन्स होते हैं। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? नर्व इम्पल्सिस को टुवर्ड्स द सेल बॉडी लेकर आते हैं, और जो सेल बॉडी से अवे अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन्स ट्रैवल करते हैं नर्व इम्पल्सिस, ठीक है, वो अलोंग द एक्सॉन्स करते हैं। यानी कि एक्सॉन्स क्या होते हैं? नर्व इम्पल्सिस को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेकर जाते हैं। अब नर्व इम्पल्स है क्या? नर्व इम्पल्स बेसिकली एक वेव होती है जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होती है बेसिकली। यानी कि नर्व इम्पल्स इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, यानी कि एक इलेक्ट्रिक चेंज होता है माइन्यूट सा, जो क्या करता है? अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन क्या करता है? ट्रैवल करता है। यानी ये अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, श्वान सेल्स भी हैं, नोड्स ऑफ रेनवेयर भी है, और सोल्टेरी इम्पल्सिस भी हैं जिनको भी डिस्कस करना है हमने, ठीक है। इस पे बात करते हैं क्या है। श्वान सेल्स आर न्यूरोलॉजिकल सेल्स लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल अलोंग द एक्सॉन्स। देखें बेसिकली ये आपके पास, ये देखें, ये आपके पास न्यूरॉन एक्सॉन्स की लेंथ के अलोंग जो आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, वेल डिफाइंड सेल्स हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको श्वान सेल्स कहा जाता है, क्योंकि इनका प्रॉपर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब श्वान सेल्स का जो फंक्शनल यूनिट होता है उनको माइलन शीथ कहा जाता है, ठीक है। यानी श्वान सेल्स आर स्पेशल न्यूरोलॉजिकल सेल्स होते हैं, लोकेटेड होते हैं एट रेगुलर इंटरवल अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन। ये बेसिकली श्वान सेल्स हैं, एक रेगुलर इंटरवल पे अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। श्वान सेल्स क्या करते हैं? एक श्वान सेल सिक्रीट करते हैं एक फैटी लेयर को, जिसको क्या कहा जाता है? माइलन शीथ कहा जाता है, ठीक है। श्वान सेल्स के अंदर एक स्पेशल फैटी लेयर होती है जिसको वो सिक्रीट करेगा, जो उसका फंक्शनल यूनिट होगा, जिसको माइलन शीथ कहा जाता है, ठीक है, ओवर एक्सॉन्स। अब ये इसके ऊपर कोट हो जाती है न्यूरॉन्स के ऊपर, ठीक है, एक्सॉन्स के ऊपर ये क्या हो जाती है? कोट हो जाती है। बिटवीन द एरियाज ऑफ द माइलन ऑन द एक्सॉन, एक्सॉन्स के एरियाज के अंदर जो स्पेस स्मॉल पॉइंट होता है जिनको नोड्स कहा जाता है, नोड्स ऑफ रेनवेयर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? नोड्स ऑफ रेनवेयर। यानी बिटवीन द एरियाज ऑफ द माइलन ऑन एन एक्सॉन देयर आर नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रेनवेयर। यानी कि ये तो माइलिनेटेड सेल हो गया ना, यानी जैसे श्वान सेल कह रहे हैं, तो उसके बाद नॉन माइलिनेटेड पॉइंट इनको क्या कहा जाता है? नोड्स ऑफ रेनवेयर कहा जाता है। यानी माइलन शीथ यानी नॉन माइलन पॉइंट्स हैं ये आपके पास, जिनको नोड्स ऑफ क्या कहा जाता है? नोड्स ऑफ रेनवेयर कहा जाता है। तो माइलन शीथ क्या होती है? बेसिकली एक इंसुलेटर का काम करती है, क्योंकि ये लिपिड्स लेयर होती है, ठीक है, जो क्या करती है? सो द मेम्ब्रेन कोटेड विद दिस शीथ डज नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्सिस, बेसिकली ताकि इससे नर्व इम्पल्सिस पास ना हो सकें, ठीक है। फिर क्या होता है आपके पास? बेसिकली एक्सॉन्स, मैं दोबारा बता दूं कि एक्सॉन्स की लेंथ के अलोंग सेल्स होते हैं जिनको श्वान सेल्स कहा जाता है, जो कोटेड होते हैं। ये बेसिकली एक फैटी लेयर को सिक्रीट करते हैं या फैट्स को सिक्रीट करते हैं, जिनको माइलन शीथ कहा जाता है। माइलन शीथ कहा जाता है। और श्वान सेल्स में कुछ स्पेसिंग होती है जिनको नोड्स ऑफ रेनवेयर कहा जाता है, जो नॉन माइलन पॉइंट्स होते हैं आपके पास, ठीक है। और ये जो आपके पास माइलन शीथ होती है, ये आपके पास इंसुलेटर के तौर पे काम करती है, ताकि इससे आपके पास इम्पल्सिस कंडक्ट ना हो सके। इन सच अ न्यूरॉन इम्पल्स कैसे होती है? जंप ओवर द एरियाज ऑफ द माइलन गोइंग फ्रॉम नोड टू नोड। यानी कि क्या होता है आपके पास, यहाँ से जब नर्व इम्पल्सिस सेल बॉडी से अवे निकलेंगे एक्सॉन्स की तरफ, तो यहाँ से ये जंपिंग परफॉर्म करते हुए नोड ऑफ रेनवेयर के अलोंग जंपिंग करते हुए अपनी फास्ट स्पीड क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जंप करते हैं, आपके पास नोड टू नोड ट्रैवल करते हैं। सच इम्पल्सिस को क्या कहा जाता है? सॉल्टेरी या जंपिंग इम्पल्सिस कहा जाता है, ठीक है। और इससे नर्व इम्पल्सिस की स्पीड क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। क्लियर बात? तो अब ये भी बात डिस्कस कर चुके हैं, तो एक दफ़ा पॉइंट्स को रिपीट कर लेते हैं
कि आपके पास बेसिकली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसका जो फंक्शनल यूनिट होता है उसको नर्व सेल या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? दीज आर दोज सेल्स that conduct nerve impulses from receptor to coordinator and coordinator to its effector। फिर वो अफेक्टर तक क्या करते हैं? उसको पैगाम को पहुंचाते हैं, जिसके नतीजे में क्या पैदा होता है? रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। फिर न्यूक्लियस से सेल बॉडी, डेंड्राइड्स और एक्सॉन्स की बात करते हैं तो बेसिकली हर न्यूरॉन के अंदर वेल डिफाइंड सेल बॉडी होती है जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। ये आपके पास थ्रेड लाइक और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। ये नर्व इंपल्सेस को कंडक्ट करती हैं टुवर्ड्स द सेल बॉडी, और सेल बॉडी से अवे जाना नर्व इंपल्सेस का क्या कहलाता है? एक्सॉन्स की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, एक्सॉन्स के ऊपर श्वान सेल्स होते हैं जो आपके पास माइलिन शीथ यानी लिपिड्स को सिक्रीट करते हैं, जिनको माइलिन शीथ कहा जाता है। ठीक है, इनमें नर्व इंपल्सेस कंडक्ट नहीं हो सकती, तो फिर नर्व इंपल्सेस नोड टू नोड ट्रैवल करती हैं। इन नोड्स को नोड्स ऑफ रेनवेयर कहा जाता है। ठीक है, और इस जंपिंग को, जिससे फास्ट स्पीड में मैसेज ट्रैवल कर रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है? सॉल्टेरी जंपिंग कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि आप अपने नर्व सेल को या न्यूरॉन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी को सेंसरी न्यूरॉन कहा जाता है, दूसरी को इंटरमीडिएट न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन कहा जाता है, और तीसरी को आप क्या नाम देते हैं? मोटर न्यूरॉन का नाम देते हैं। ठीक है, अब आपके पास सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाता है। इसके पास एक डेंड्रॉइड और एक एक्सॉन होता है, यानी कि ये यूनिपोलर होते हैं। यानी कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ये इंपल्सिस को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी एनएस की तरफ लेकर जाते हैं, नर्वस सिस्टम सीएनएस की तरफ लेकर जाते हैं। इनके पास एक डेंड्राइट होता है और एक ही एक्सॉन होता है, यानी ये यूनिपोलर होते हैं। उसके बाद बात करते हैं आपके पास पहले मोटर न्यूरॉन की बात कर लेते हैं। ये कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन को फ्रॉम इंटर न्यूरॉन टू मसल और ग्लैंड, यानी कि बेसिकली क्या करते हैं? ये आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी पार्ट्स की तरफ पैगाम को लेकर जाते हैं, या ये क्या करते हैं? आपके पास कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन को फ्रॉम इंटर न्यूरॉन टू मसल और ग्लैंड्स तक। दे हैव मैनी डेंड्राइट्स बट ओनली वन एक्सॉन, यानी कि ये बेसिकली बाईपोलर होते हैं, यानी कि ये आपके पास बाईपोलर होते हैं या मल्टीपोलर होते हैं आपके पास। ठीक है, और उसके बाद इंटर न्यूरॉन्स आ जाता है या इंटरमीडिएट न्यूरॉन आ जाता है, जो फॉर्म्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स, यानी कि जो सराउंडिंग में जो सारे न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की सराउंडिंग में, उनको इंटर न्यूरॉन्स कहा जाता है। ये इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, फिर उनको इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, और स्टिमुलेट करते हैं मोटर न्यूरॉन्स को कि अपने वो पैगाम को मोटर न्यूरॉन्स तक पहुंचा दे, और इनके पास बहुत ज़्यादा डेंड्रॉइड्स और एक्सॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ये इन्फॉर्मेशन को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाते हैं। फिर इंटरमीडिएट न्यूरॉन आता है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, इंटरप्रेट करता है। फिर मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है कि वो अपने पैगाम को मसल और ग्लैंड तक लेकर जाए, तो मोटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से लेने के बाद इंटर न्यूरॉन से लेने के बाद मसल और ग्लैंड्स तक लेकर जाता है, जो मोटर न्यूरॉन की जिम्मेदारी होती है। इसके पास बहुत ज़्यादा डेंड्रॉइड्स होते हैं बट एक एक्सॉन होता है। अब बात करते हैं नर्व की, तो नर्व क्या होती है? बेसिकली आपके पास नर्व की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि आपके पास नर्व है क्या। अ नर्व मीन्स यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन्स that are enveloped by a covering made up of lipids that are 3 types of आपके पास नर्व क्या होती है? बेसिकली नर्व आपके पास सेवरल एक्सॉन्स का कलेक्शन होती है। ठीक है, जो कि लिपिड्स की लेयर से क्या होती है? कोट हुई होती है। ठीक है, 3 तरह की होती है, सेंसरी नर्व होती है, मोटर नर्व होती है और मिक्स्ड नर्व होती है। सेंसरी नर्व क्या होती है? ये सिर्फ एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स कंटेन करती है। मोटर न्यूरॉन को क्या करती है? एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन कंटेन करती है। और मिक्स जो होती है वो एक्सॉन्स कंटेन करती है, सेंसरी के भी और मोटर के भी कंटेन करती है। तो ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन्स होती है जो लिपिड्स के साथ क्या होती है? कवर होती है। दिस वॉज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल अलॉन्ग विद कोऑर्डिनेटेड एक्शन अलॉन्ग विद नर्व सेल एंड न्यूरॉन। ये हमने आज डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर हम डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है और आपकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें ऑटोनोमियल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और रिफ्लेक्स एक्शन को डिस्कस करेंगे।